जिस ब्राह्मण के बिना न शादी होती है न श्राद्ध होता है, जिस ब्राह्मण ने, सुनिए, प्रोसीडिंग से ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूँ। ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जो लोग गलत किए हैं उन लोगों को टीका लग जा रहा है। तो बिहार विधानसभा में यूजीसी बिल को लेकर के शुरू हुआ हंगामा ब्राह्मणवाद तक पहुंच गया और उसके बाद जातियों को लेकर के ऐसी बहस देखने को मिली जिसने बिहार के पुराने अतीत को याद दिला दिया। जिस ब्राह्मण के बिना न शादी होती है न श्राद्ध होता है, जिस ब्राह्मण ने, सुनिए, बात बिहार के सामाजिक न्याय और समाजवादी आंदोलन की हो तो सबसे शुरुआत में भले तथागत बुद्ध की बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम बिहार की राजनीति में अगर कोई है तो वो है जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने और उन्होंने क्रांतिकारी काम किया, जब आरक्षण लागू कर दिया तो कितनी गालियां बिहार में मिली। आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया के मां और गाली दी गई। MA BA पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। ये जो ऐसे अपमानजनक वाक्य हैं जिन्हें बोलते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वे नायक जिन्होंने इस देश के किसानों, कमेरों, पिछड़ों को हक और अधिकार दिला और हक अधिकार दिलाने के गुनाह में गाली खाई, इतनी ईमानदारी और इतनी वैचारिकी के तेवर के साथ काम किया। BP मंडल जब उसी बिहार में मुख्यमंत्री बने थे तो एक बिहार के व्यक्ति ने कहा कि शूद्र अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। यह किस्सा जब मैंने पढ़ा और जाना तो खोजबीन में पता चला कि उस समय गंगा में तेल रिस गया था, इसलिए आग लग गई थी। BP मंडल ने जवाब देते हुए कहा कि देखो, गंगा में तो आग लगी है तेल रिसने से, लेकिन हमारे यहां होने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है इसे हमें तब तक जलाना है जब तक हम समानता और न्याय का भारत न बना ले। बिहार उस समय के इतिहास को याद दिलाता है। बिहार याद दिलाता है शहीद, अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा की। 100 में 90 शोषित हैं। जो नारा समाजवादी आंदोलन का था, सन 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवाद की उस मिसाल को आगे बढ़ाते हुए जगदेव बाबू ने बिहार को कहा कि देश को यह पैगाम जाए कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। समानता, जितना जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मारे गए शहीद जगदेव प्रसाद, तो कोई गाली खाया। और खुद जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चोरी से, डकैती से राज तो कर ले रही है, लेकिन गोली खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं अभी हमारे लोग। यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मंडल मसीहा BP मंडल और उन तमाम संघर्षों की लड़ाई आज भी जारी है। आप कल्पना करिए कि बिहार की बात आई है तो एक सूचना आपको दे दूं। बिहार में 10,000 रुपए अकाउंट में चुनाव के बीच में भेजे गए, सुप्रीम कोर्ट चुप था। तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी है कि ये बजट आप खंगाल देंगे, कंगाल बना देंगे पूरे राज्य को, आप फ्री में वहां लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। तमिलनाडु में चुनाव आने वाला है। इतनी बेहयाई के बाद भी अगर आपको लगे कि देश के लोकतंत्र और संविधान पर कोई खतरा नहीं है तो मुबारक हो आपको। आपके लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी तैयार है, चीन का सामान यहां का बनाकर बेच देगी, पता ही नहीं चलेगा आपको, और बिकते बिकते सब बिक जाएगा। बिहार उस पूरे दर्द को आज भी महसूस करता है। लेकिन पिछले 24 घंटे में बिहार ने UGC के मामले पर संसद में जो बहस की, सामाजिक न्याय और समाजवाद की लड़ाई में उस बहस को फिर से नए सिरे से समझना जरूरी है। आपको UGC के मामले में बहुत सारी चीजें पता है, मैंने बहुत साफ तौर पर अपनी समझदारी की। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में मोदी सरकार UGC से एक गजट नोटिफिकेशन बनवाती है, यानी एक जरूरी दस्तावेज बनवाती है, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में बनवाती है। खुद उसको बचाती नहीं, कोर्ट में विरोध भी करवाती है, गालियां प्रधानमंत्री को दिलवाती है, तेलिया तेलिया कालवाती है और कोर्ट से रोक लग जाती है, बचाव भी नहीं करती। एक जरूरी कोशिश साजिश की भेंट चल गई भाजपा की। इसके बाद इस पूरे बातचीत में इस साजिश के चलते पूरे देश के SC ST OBC में नाराजगी है।
और वो अपने ढंग से इस आवाज को उठा भी रहे हैं। इसी बहस की शुरुआत मधेपुरा से विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने की। उस क्लिप को जरा सुनिए। लगातार चौथी बार जीत करके आया हूं महोदय, और मैं समझता हूं कि अगर भगवान जी मेरे साथ नहीं होते तो मैं चुनाव हार के आता है। हमको भगवान जी भेजा यहाँ पाखंडियों का पर नकेल कसने के लिए। 65% आरक्षण की बढ़ोतरी हुई। कहां फंसा हुआ है महोदय? न्यायालय के चक्कर में कमजोर पैरवी करके हमको फंसाते हैं और हमको हिंदू बनाते हैं। भैया आप अभी आरक्षण दे दो, हिंदू बनाना चाहते हो तो। आदिवासी, दलित, पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? मगर यूजीसी बिल आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया, सर्वे करा कर आया। 118% महोदय, 118% ज्यादती होती है। 100 नहीं, 118%। और यूजीसी बिल के खिलाफ कंस्पिरेसी हो गई। जिनसे समाज के आदर्श होते थे वो तेलिया कहने लगे, तेलीवा कहने लगे महोदय। यही पाखंडवाद है। तो जो दर्द हिंदू हृदय सम्राट का तेलिया बन जाने का है, एक भी भाजपाई, एक भी हिंदूवादी संगठन और एक भी व्यक्ति ने इस दर्द को क्यों नहीं साझा किया? ये क्या साझा करेंगे? ये तो मोहन यादव को भैंस चरवाने की गाली दिलवा रहे। ये भाजपा के लोग ऐसे हैं। तो प्रधानमंत्री का अपमान उनकी नजर में अपमान नहीं है, ये गाली दिलवाएंगे भाजपा को। एक तो ये बात है। जब आज इस पर बात हुई तो भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ, जो पालीगंज से दूसरी बार विधायक बने, उन्होंने बड़े ही संयम और धैर्य के साथ, तथ्यों के साथ आज उस बात को सदन में उठाया कि यूजीसी के मामले पर क्या पक्ष है। इस पर संदीप सौरभ को सुनिए किस संतुलन और किस धैर्य के साथ उन्होंने एक जरूरी मुद्दा उठाया। 2019 से 2024 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं में 118% की वृद्धि हुई है। इसके आलोक में जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा इक्विटी गाइडलाइंस की घोषणा की गई, लेकिन इस गाइडलाइन को मजबूती से लागू करने की जगह ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि कर्नाटक और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अपने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ रोहित वेमुला एक्ट की संभावना का संज्ञान लिया है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि इस संबंध में बिहार सरकार अपने प्रदेश में उक्त यूजीसी गाइडलाइन को लागू करे तथा इस आशय संसद द्वारा अध्यादेश लाकर इसे कानून का रूप देने हेतु केंद्र सरकार से मांग करे। अतः हम इस अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन को लागू करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग करते हैं। प्रोसीडिंग से ब्राह्मण साहब हटा दिया जाए। प्रोसीडिंग से वाले लोग हैं। अब जैसे ही उन्होंने ब्राह्मणवाद बोला, सुना आपने, उसके बाद सत्ताधारी दल के लोग खड़े हो गए और इस बात की अगुवाई वही ब्राह्मण लोग, और उनमें भी एक भूमिहार ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने शुरू कर दिया। सुनिए इनका। आज मेरा देश कमजोर करने में आप बैठिए, संदीप जी, प्रति जो जहर बैठ जाइए, वो राष्ट्र के हितैषी सरकार के द्वारा बातों को रखिए। और जब ये सब चल रहा था, उसके बाद इन लोगों के बोलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता आलोक मेहता खड़े हुए और आलोक मेहता ने एक बड़ी ही मार्के की बात कह दी कि ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने किसी जात की बात की नहीं, यूजीसी के रेगुलेशन में किसी जाति के खिलाफ कुछ है नहीं, आप फिर क्यों उत्तेजित हो गए? और ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क होता है। सुनिए आलोक मेहता को कि बिहार के विधानसभा में उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। भी तो ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूँ। ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जो लोग गलत किए हैं उन लोगों को तीता लग जा रहा है। अब जैसे ही आलोक मेहता अपनी बात कह रहे थे, फिर एक सज्जन खड़े हो गए और सुनिए वो क्या अहंकार, क्या क्या बोल रहा है। अहंकार जब बोलता है तो कैसी भाषा होती है, सुनिए। जिस ब्राह्मण का बोल दिए अध्यक्ष महोदय, आपने बातों को रख दिया, अध्यक्ष महोदय, आपने अपनी बातों को रख दिया। जिस ब्राह्मण का पखारने तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण का पांव अपने आंसुओं से धोते हैं, जिस ब्राह्मण के बिना न शादी होती है न श्राद्ध होता है, जिस ब्राह्मण ने सुनिए,
जिस ब्राह्मण ने आपकी बात तो सुना है ना, अध्यक्ष महोदय, आपकी बात तो सुना अध्यक्ष आलोक जी, आपकी जिस बात तो सुना, ब्राह्मण ने- मौका दिया हमने दिया है, जिस ब्राह्मण हमने ने- मौका दिया है, जिस ब्राह्मण ने भिक्षा मैंने मौका मांगकर- दिया हूँ। जिस ब्राह्मण ने भिक्षा मांगकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, जहां पर आज करोड़ों छात्र पढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय, और ये ब्राह्मण को खराब लगता है अध्यक्ष महोदय। श्री अध्यक्ष गौतम महोदय, कृष्ण, गौतम कृष्ण, तो अब आपने सुना कि क्या क्या ब्राह्मण करवाता है, श्राद्ध भी करवाता है, मुंडन भी करवाता है, ये करवाता है, वो करवाता है। सुदामा कृष्ण की कहानी आज तक किसी तथ्य में तो मिली नहीं। लेकिन इसी जातिगत वर्चस्व को कोई समझ न पाए तो फिर मैं डीयू वाली प्रोटेस्ट के समय मॉरिस नगर थाना दिल्ली के सामने पुलिस के सामने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद नारे लगाती इस लड़की को कहूंगा कि सुनिए। तो जब विधायकों को पता नहीं ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क, मनु और मनुवाद में फर्क, और लड़की गलत कहां से हो गई, ये बिहार में हुआ। और इस तरह से यह बात समझ में आ रही है और एक सामाजिक विमर्श इस पर होना चाहिए। ब्राह्मण कोई जात तो है नहीं, ब्राह्मण वर्ण है, तो वर्ण को गाली कहां से हो गई? वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ पर वही, और ये मनुस्मृति कहती है मुखस्य जायते, और कितनी चीजें लिखी गई हैं मनुस्मृति में, क्या क्या। एक अपराध अगर शूद्र करेगा तो सजा अलग है, ब्राह्मण करेगा तो अलग है, ये मनुस्मृति कहती है। शूद्र को मार दीजिए, ब्राह्मण को माफ कर दीजिए, ये मनुस्मृति कहती है। ब्राह्मण को कोई इतने तरह का सम्मान, बराबर में अगर शूद्र बैठ जाए तो बैठने वाला चीज कटवा दीजिए शूद्र की, क्या क्या नहीं लिखा उसी किताब में। और फिर तुम कहते हो कि इसका वाद कैसे कह सकते हो? अब हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जातिवाद को अब और आरएसएस के प्रश्रय में बढ़ा रही है, और देश भर में उत्तेजना में ये लोग बोल रहे हैं कि अब ब्राह्मणवाद का नारा नहीं लगा सकते। ये एक प्रवृत्ति है जो किसी में भी हो सकती है। जो भी वर्ण व्यवस्था को मानता है, जो भी जातिवादी है, वो ब्राह्मणवादी है, वो मनुवादी है, वो जातिवादी है। अब ये बोलना भी अपराध हो जाएगा। आप सदन में भी नहीं बोल सकते, आप सड़क पर भी नहीं बोल सकते, तो कल को ये होगा कि जातिवाद तो देश में होगा ही नहीं। मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में इसलिए इस जनता को बहुत कायदे से समझाया है। फिर से कह रहा हूं, अभी नहीं पढ़ा है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, अमेजन पे जाकर JAATI जाति जनगणना लिखिएगा, आपको मिल जाएगी, पढ़िए। इस देश में जाति पैदा कैसे हुई, इस देश को उन जाति के नाम पर बांटा किसने, इस देश में जातिवाद का फायदा उठाया किसने, इस देश में जातिवाद का शिकार हुआ कौन, और कैसे जाति के नाम पर सत्ता, संसाधन और सम्मान बटा हजारों साल से। बाबा साहब अंबेडकर की संविधान से अब लड़ाई बराबर की होनी थी, तो ये जो डकैती डाल करके लोकतंत्र की सत्ता पा जा रहे हैं, ये मुट्ठी भर लोग अब इस तरह से बोलेंगे कि ब्राह्मणवाद भी नहीं बोल सकते, फिर तो इस देश में कुछ दिन बाद अंबेडकर के बारे में बात भी नहीं कर पाएंगे, फूले के बारे में बात भी नहीं कर पाएंगे। और अगर इसी दिशा में ये देश गया, यानी कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरी ताकत, बाकी लोग गुलाम, बाकी लोग कमजोर, बाकी लोग हाशिए पर, फिर होगा क्या? इसलिए ये एक सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं बोला गया होगा, किसी भी दौर में, किसी भी नेता द्वारा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा और किसी भी सत्ता द्वारा। बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इससे बड़ा झूठ अब तक दुनिया में शायद नहीं बोला गया होगा। क्योंकि जैसे ये नारा लगाया गया, भीतर से मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा देश बेचा जा रहा है, ताकत उनको दी जा रही है, उनको आत्मविश्वास दिया जा रहा है, वो सड़क चौराहे पर गुंडाई कर रहे हैं, वो आपको तय कर रहे हैं कि आप ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, वो माइक लगा करके घुस जाएंगे और सदन में भी खड़े होकर बोलेंगे। क्या फूले अंबेडकर पेरियार का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, जननायक कर्पूरी ठाकुर का, बीपी मंडल का सारा संघर्ष अब जाया हो जाएगा? शब्दों के हेर फेर से क्या इस तरह से विमर्श बदल जाएगा? यह गंभीर प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, विचार करिएगा। समाजवाद की, सामाजिक न्याय की और संविधान की लड़ाई न्याय समता की है। यह लड़ाई किसी एक ब्राह्मण या जाति के खिलाफ नहीं है। यह हजारों बार हम कहते हैं, यही आरोप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पीडीए पर यह लोग लगाते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी जाति का सब कुछ नंगा नाच कराएगा, अपराधी है,
तो बुलडोजर नहीं चलेगा। उसकी जाति, मुख्यमंत्री की जाति का अपराधी है तो कोई ईडी सीबीआई नहीं जाएगी, कोई फर्जी मुकदमा नहीं होगा, कोई इनकाउंटर नहीं होगा। और अगर कोई पीडीए है तो उसके ऊपर सारी जुल्म ज्यादती और ये जातिवाद किसी को नहीं नजर आता। अभी कोडीन माफियाओं के ऊपर एक के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है और इतना बड़ा स्कैंडल ये निकला है। इसीलिए सुनिए अखिलेश यादव ने कैसे कहा कि ये मुख्यमंत्री बिष्ट अहंकार की भाषा बोल रहे हैं, ये न साधु हैं, ये न सन्यासी हैं और न इनमें कोई भी धर्म और मानवता बची है। माया में रह के माया से दूर हो वो योगी है, दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी है, वस्त्र पहनने से कान छिदाने से योगी नहीं हो सकते हैं। और इन्हीं अखिलेश यादव के पीडीए को यही मुट्ठी भर भाजपाई कहते हैं कि जातिवादी हैं। मतलब तेजस्वी यादव जातिवादी हैं, अखिलेश यादव जातिवादी हैं, भाकपा माले जातिवादी है, आरजेडी सपा बसपा जातिवादी है। तो भाजपा क्या है? भाजपा से बड़ा जातिवादी पार्टी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ होगी, क्योंकि उनका जातिवाद आरएसएस वाला है जो मुट्ठी भर अपर कास्ट अपर क्लास लोगों का पूरे देश में नियंत्रण और सत्ता संसाधन में सब कब्जा रखना चाहता है। तो ये जो विमर्श मैंने आपके सामने रखा है, इस विमर्श को याद रखिए, उत्तर प्रदेश में भी एक बार हुआ था। यही अखिलेश यादव ने पूछा था कि मुख्यमंत्री बताएं कि शूद्र कौन है, और अगर यही शूद्र ढाल न बने तो आप कभी सरकार में नहीं आ सकते। उन्हीं शूद्रों को मिला क्या भाजपा के राज में, अखिलेश यादव पूछते हैं। तो इस तरह से यूपी और बिहार ये दो राज्य हैं, यहां राजनीतिक लड़ाई भले ही दूसरे ढंग से लड़ी जा रही हो, जीती या हारी जा रही हो, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक लड़ाई उत्तर भारत में अगर किन्हीं लोगों ने लड़ा तो उत्तर भारत के समाजवादियों ने, अम्बेडकरवादियों ने, यूपी और बिहार के इन समाजवादी दलों ने लड़ाई लड़ी है। क्या अब इन्हीं अपने ही घर में यह वैचारिक प्रश्न, वैचारिक दर्शन की लड़ाई ये हार जाएंगे? इसका इम्तिहान अब सामने है। चुनाव आया बीत गया, क्या आपका विमर्श, आपका नैरेटिव, आपकी परिभाषाएं, आपके शब्द भी हार जाएंगे? इसका इम्तिहान बिहार देने वाला है, यूपी देने वाला है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो और अब तक देखे हो तो आप एक गंभीर व्यक्ति हैं। मेरे इस सवाल को सोच कर देखिएगा। एक शब्द अगर कोई आपको बोलने से रोक दिया तो कल वो फूले अम्बेडकर पेरियार को पढ़ने से रोक देगा, उनके बारे में बात करने से रोक देगा, सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करने से रोक देगा, और एक एक करके वो रोकता जाएगा और फिर मनुस्मृति लागू कर देगा। आप इससे सहमत है कि नहीं? सोचकर बताइएगा। मेरी चिंता जायज है नहीं, या आप तय करके टिप्पणी में बताइएगा। और अगर लगे कि वीडियो जरूरी है तो शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।